चलिए अभी हम लेते हैं JEE एडवांस 2020 पेपर 2 का पहला क्वेश्चन, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, थॉट प्रोवोकिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पेपर सेटर ने बहुत ही इंटेलिजेंटली क्वेश्चन को फ्रेम किया है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z, लेट REZ डिनोट द रियल पार्ट ऑफ Z and let S be the set of the complex numbers satisfying Z to the power 4 minus modulus of Z to the power 4 is equal to 4 iota Z square, where iota is equal to square root of -1, then the minimum possible value of Z1 minus Z2 mod square, where Z1 Z2 belong to the set S with real part of Z1 greater than 0 and real part of Z2 less than 0 is। कहने का मतलब क्या है कि इसने एक सेट S को ऐसा डिफाइन किया है, उस सेट में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो सारी Z की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो हमारे सेट S में आ रही है। और उसी सेट के अंदर अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 और Z2, कुछ इस तरीके से कि Z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है और Z2 का रियल पार्ट नेगेटिव है, तो हमें पूछा जा रहा है कि Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस की स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ध्यान से एनालाइज करें तो यहाँ पर हमने पहले तो हम इस इक्वेशन पे वर्क करते हैं। ये जो इक्वेशन हमको दी है, पहले हम इसको देखते हैं कि इक्वेशन हमको क्या बोला गया है। यहाँ पर हमको बोला है कि Z टू द पावर 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z टू द पावर 4। अब देखिए जहाँ पर भी मॉड Z और Z को साथ में आ रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, तो पहला थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए कि Z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो ये मॉड Z की पावर 4 है। मॉड Z की पावर 4 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, मॉड Z के स्क्वायर का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, ये है हमारे पास 4 आयोटा Z स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर इस मॉड Z के स्क्वायर को अगर मैं लिख दूंगा Z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, Z का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z का स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका 4 आयोटा Z स्क्वायर के। अब यहाँ पर Z स्क्वायर जो है पूरी इक्वेशन में दोनों साइड में कॉमन लिया जा सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या हो सकती है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, अगर वो 0 होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक कंडीशन तो मैंने मान ली कि Z 0 के इक्वल है। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे कि Z इक्वल टू 0 क्या इस सारी कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। बट अभी हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम किया कि Z इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हो सकता है, उसको मैंने एक साइड में रखा। अब मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी देखी कि अगर Z 0 नहीं है, अगर Z 0 नहीं है तो दोनों साइड से मैं Z स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूँ। तो देखिए इधर मैंने दोनों साइड से Z स्क्वायर को कैंसिल किया तो इधर आ जाएगा Z स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस कॉन्जुगेट ऑफ Z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। ये ऐसा बन गया। ठीक है, इसको देखते से ही मैं तुरंत A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Z प्लस Z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z माइनस Z कॉन्जुगेट। और इस 4 आयोटा को मैं लेफ्ट में भेज सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अगर ध्यान से देखूँ तो इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा। ऐसा क्यों किया है, मतलब 4 आयोटा को मैंने लिखा है 2 इंटू 2 आयोटा और राइट हैंड साइड में फिर 1 आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि Z प्लस Z कॉन्जुगेट। देखिए जो मैं कह रहा था ना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट फ्रेम किए हैं। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि Z मॉड ऑफ Z का स्क्वायर जो होता है वो Z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसको हम ऐसे भी कर सकते थे Z प्लस Z कॉन्जुगेट अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट ऑफ Z हो जाएगा। और Z माइनस Z कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसने बोला क्या है हमको कि जो रियल पार्ट ऑफ Z है और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर है। यहाँ से ये एक रिजल्ट हमारे सामने आया है। ठीक है, अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के 2 अप्रोच हो सकते हैं। एक तो ये है कि अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जाऊं, जिसमें कि हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z को x प्लस आयोटा y, और यहाँ पर वो कह रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं इस तरह से कि रियल पार्ट ऑफ Z1 ग्रेटर देन 0 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 जो है वो लेस देन 0 है। हमें बताना है
मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 के मॉड के स्क्वायर की क्या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। तो एक मेथड क्या है कि मैं Z1 को मान लिया मैंने x1 प्लस आयोटा y1, Z2 को मैंने मान लिया x2 प्लस आयोटा y2, और उसके बाद इस कंडीशन में इसको सेटिस्फाई कराया। उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, उससे मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, एक बड़ी सी इक्वेशन x1 y1 x2 y2 के फॉर्म में, और फिर मैंने AMGM इनइक्वलिटी को यूज़ किया। इसको यूज़ करके हमको फाइनली रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। एक मेथड तो ये है। दूसरा, उससे भी एक बहुत सिंपल तरीका क्या है इसको आगे सॉल्व करने का। जैसे ही मैंने देखा कि रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है तो रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा y। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इंटू वाई इक्वल टू 1, और इसको देखते से ही जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस तरह से बनेगा वो देखिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें कि x एक्सिस और y एक्सिस इसके एसिम्पटोट्स होंगे। कुछ इस तरह से हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2 वो इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसके ऊपर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लाई करेगा। तो Z1 इसके ऊपर कहीं लाई करेगा, और हमारा रियल पार्ट ऑफ Z2 नेगेटिव है, इसका मतलब जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की दूसरी वाली आर्म पे लाई करेगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट इस वाले आर्म पे है, दूसरा पॉइंट इस वाले आर्म पे है। अब इसके किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस इसके दूसरे पॉइंट से क्या होगी, अगर वो जो दो पॉइंट्स हैं वो हमारे इस हाइपरबोला के वर्टेक्स ही हो जाएंगे। या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैंने एक दोनों वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाई तो ये लाइन तो क्या हो जाएगी, ये लाइन तो हो जाएगी y इक्वल टू एक्स, हमारे हाइपरबोला की एक्सिस। अब अगर यहाँ पर y इक्वल टू एक्स मैंने इस xy में पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू जो 1 होगी वो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगी जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,1, और x की वैल्यू जो -1 होगी वो दूसरे वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगी जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -1, -1। ये दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। इसके सिवाय अगर आप इन दोनों अलग अलग आर्म्स पे आप यहाँ पे कोई पॉइंट लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो, तो उन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा इस डिस्टेंस से तो ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस है। अब ये मिनिमम डिस्टेंस क्या है वो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या डिनोट करती है, अब यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि दो ये जो पूछ रहा है Z1 माइनस Z2 का मॉड, यही वो डिस्टेंस डिनोट करती है Z1 माइनस Z2 का मॉड। तो ये हो जाएगा आपका Z1 माइनस Z2 का मॉड, और अगर आप लेंगे Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 1 + 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 + 4 हो गया 8। तो Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो फाइनली यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर मिलेगा 8 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।